हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्वदेशी निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, विक्रम-1 रॉकेट की अगर हम बात करें तो हाल ही में इसका अनावरण स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। भारतीय एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट ने हाल ही में अपने स्वदेशी निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया और इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अब इस रॉकेट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है फ्रेंड्स, जो कि कई उपग्रहों को, कई सैटेलाइट्स को एक साथ कक्षा में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैसे विक्रम-1 स्काईरूट का दूसरा ऐसा रॉकेट है। इससे पहले 18 नवंबर को इसने विक्रम-S रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया था और विक्रम-S रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के साथ ही स्काईरूट एरोस्पेस एक निजी रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। अब स्काईरूट एरोस्पेस ने दूसरे रॉकेट के रूप में विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है। अब इस कंपनी की बात करें फ्रेंड्स तो जैसा कि अभी हमने बात की कि ये भारत की एक निजी एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में अपना नया नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को बनाया है। राजकुमार राव के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ आपने इनकी देखी होगी, जैसे स्त्री में इन्होंने काम किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। इन्हें हाल ही में नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 राज्यों के चुनाव के लिए नेशनल आइकॉन बनाया गया है। आप सभी जानते हैं इसी साल 5 राज्यों में चुनाव हैं। इसके पहले इन्हें नेशनल आइकॉन नियुक्त कर दिया गया है। नेशनल आइकॉन बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मदद करने वाले हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में जो मतदान करता हैं उनमें उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें वोटिंग के प्रति जागरूक करने का काम राजकुमार राव करने वाले हैं। वैसे इसी साल अगस्त 2023 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को भी अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया था और अब फिल्म अभिनेता राजकुमार राव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नए नेशनल आइकॉन नियुक्त किए गए हैं। अब नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के जो प्रावधान हैं वो निर्वाचन से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना आर्टिकल 324 के तहत की गई है। स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन भारत में 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए हर साल देश में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में 3 मेंबर होते हैं। ये 3 मेंबर कमीशन हैं जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वर्तमान में राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। सभी फैक्ट जो कि नेशनल इलेक्शन कमीशन से पूछे जा सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। अमोल मजूमदार कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मुंबई के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं अमोल मजूमदार, जिन्हें हाल ही में BCCI के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। अमोल मजूमदार के पहले
2022 तक रमेश पवार राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच या हेड कोच थे। इन्होंने 2022 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कुछ समय के बाद ऋषिकेश कानितकर को इस पद पर नियुक्त किया गया था और अब इनके राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद से हटने के बाद अमोल मजूमदार को हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हेड कोच के बारे में हमें पता चल जाता है, ये अमोल मजूमदार हैं। अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करें तो वर्तमान में ये हरमनप्रीत कौर है और इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये वर्तमान में राहुल द्रविड़ है। अब यहाँ पर क्योंकि नियुक्ति बीसीसीआई के द्वारा की गई है तो हमें बीसीसीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। बीसीसीआई की बात करें तो ये भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है फ्रेंड्स। भारत में क्रिकेट खेलों को नियंत्रित करने वाली ये सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर हैं। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए लास्ट मंथ भी इसे हमने डिस्कस किया था, वापस बात कर लेते हैं। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना जो कि कृषकों के कल्याण से संबंधित है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आंसर सी हो जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देखिए महाराष्ट्र स्टेट के दौरे पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र में इस योजना की घोषणा वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2023-24 के अपने बजट भाषण में भी की थी और अब जाकर राज्य में इस योजना को लॉन्च किया गया है। देखिए योजना क्या है इसकी बात करते हैं सीधे सीधे। तो केंद्र की देखिए एक योजना है कृषकों के कल्याण के लिए, जिसका नाम है किसान सम्मान निधि। इसके तहत क्या किया जाता है कि देश में जितने भी किसान हैं उन्हें हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी की तर्ज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। राज्य में जो किसान हैं जो कि राज्य के मूल निवासी हैं, उनके खातों में हर वर्ष राज्य सरकार 6,000 रुपये की राशि देने वाली है। लेकिन ये जो राज्य की योजना है फ्रेंड्स, ये सेंट्रल की किसान सम्मान निधि से अलग है। मतलब इसका पेमेंट सेंट्रल की किसान सम्मान निधि योजना से अलग दिया जाएगा। तो इस तरह से जो किसान दोनों जगह रजिस्टर्ड है उनके खाते में हर साल 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। लेकिन 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। राज्य की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाएगी। इस योजना के लिए राज्य में 1720 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। तो नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है और सेंट्रल की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बस इतना याद रखिएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और दोनों ही योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष किसानों को जो राशि दी जाएगी वो 6,000 रुपये की होगी। आगे आइए, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए सरस आजीविका मेला 2023 जो कि राष्ट्रीय स्तर का आजीविका मेला है फ्रेंड्स, इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। आंसर सी हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में ये 26 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और 11 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। मेले का जो इनॉग्रेशन है वो केंद्रीय विकास एवं पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। अब सीधा सीधा अगर हम मेले का उद्देश्य देखें कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना इस सरस आजीविका मेले का मुख्य उद्देश्य है। गुरुग्राम में इस मेले के दौरान जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं, जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं या फिर जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि देखिए कारीगर हैं, उन्हें पैकेजिंग, डिज़ाइन, संचार कौशल, इसके अलावा सोशल मीडिया प्रचार अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से सिखाए जाएंगे। सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनके लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जा सकें और सभी महिलाओं में एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप की जा सके जिससे वे अपना जीवन यापन कर सके। तो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से सरस आजीविका मेला जो कि राष्ट्रीय स्तर का आजीविका मेला है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया के देश तजाकिस्तान को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तजाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल दुशांबे है और सोमानी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। यहाँ पर जो मोस्ट पोस्ट होती है वो सुल्तान की होती है। तो तजाकिस्तान के सुल्तान इमोमाली रहमोन हैं।
पड़ोसी देशों की बात करें तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये सभी तजाकिस्तान के पड़ोसी देश है। इस तरह से तजाकिस्तान एशिया का एक लैंड लॉक्ड देश है। इमेनी इस्माइल समानी पीक तजाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और अमू दरिया यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यूनेस्को साइट की बात करें तो 4 यूनेस्को साइट हमें तजाकिस्तान में देखने को मिलती है, जिसमें सरजम, सिल्क रोड, ताजिक नेशनल पार्क और टिग्रोवाया बाल्का स्टेट नेचर रिजर्व, ये 4 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि तजाकिस्तान के यूनेस्को साइट्स हैं। एशिया का देश है और एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या है? तो देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से कपास का ब्रांड नेम लॉन्च किया गया है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इंटरनेशनल मार्केट में से प्रमोट करने के उद्देश्य से कस्तूरी कॉटन भारत नाम की वेबसाइट भी लॉन्च की है। इससे पहले देखिए 7 अक्टूबर 2020 को विश्व कपास दिवस के मौके पर भारत की जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने कपास के कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड की घोषणा की थी। अब एक्चुअल में कस्तूरी कॉटन भारत के बारे में थोड़ी और जानकारी अगर हम देखने जाएं तो देखिए, ये भारत की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकायों और उद्योगों की एक संयुक्त पहल है। कस्तूरी कॉटन भारत का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल कॉटन मार्केट में देखिए भारत को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मजबूत करना है और भारत में ग्लोबल कॉटन मार्केट को डेवलप करना है। अब यहाँ पर कॉटन से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए फ्रेंड्स, तो भारत कपास का देखिए वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर देश है। इंडिया में हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन किया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के कपास उत्पादन का ऑलमोस्ट 23% है। अब भारत में अगर टॉप कपास उत्पादक स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर आता है गुजरात, जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर आता है तेलंगाना। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछे तो ये गुजरात है, स्पेशली याद रखिएगा। चर्चित जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना उत्तराखंड राज्य की परियोजना है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने को मंजूरी दी है और इस तरह से उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल होने वाली देश की 7वीं परियोजना बन गई है। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है वो इसी डैम से पूछा जाएगा। डैम का नाम है जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना, जो कि देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का जो लाभ है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में डिवाइड किया जाएगा। तो जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, जिसमें इस डैम को शामिल किया गया है, तो इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी। भारत में सिंचाई क्षमता को बढ़ाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कंट्रोल करती है। इसके बाद देखिए 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन हाल ही में सऊदी अरब में किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के नए रास्तों पर चर्चा करना और इसके लिए पूरी दुनिया की सरकारों को और जितने भी व्यापारिक नेता हैं उन्हें इकट्ठा करना इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। तो 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है, जिसमें भारत की ओर से भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया था। द न्यू कंपास इस कॉन्फ्रेंस की 2023 में थीम है। आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन 2023 में सऊदी अरब में किया गया है। हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर सैन्य स्टेशन को हाल ही में बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर भी हो जाएगा। उधमपुर सैन्य स्टेशन कहाँ स्थित है ये भी याद रखिएगा। तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड उधमपुर सैन्य स्टेशन जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर देहरादून मिलिट्री स्टेशन है और इसके अलावा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को
बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन हमारा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन से था, तो इसका पुरस्कार 2023 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तो पेंट ब्रश स्विफ्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये तितली की एक प्रजाति है, काफ़ी दुर्लभ है और स्पेशली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार इस तितली की तस्वीर खींची गई है और इसे डॉक्यूमेंटेड किया गया है। देखिए काफ़ी दुर्लभ है। आखिरी बार इसकी जो तस्वीर खींची गई थी फ्रेंड्स, वो 1878 में खींची गई थी। उसके बाद से ये इतनी दुर्लभ है, इतनी कम पाई जाती है कि इसे देखना भी काफ़ी मुश्किल है। अब जाकर 2023 में एक बार फिर से तितली की इस प्रजाति, जिसका नाम पेंट ब्रश स्विफ्ट है, इसकी तस्वीर ली गई है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि पेंट ब्रश स्विफ्ट किसकी प्रजाति है? तो ये तितली की प्रजाति है। और भारत के किस राज्य में स्पेशली पाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। क्लियर? यहाँ पर देखिए हमने 27 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत की अलग अलग योजनाएं जो कि अलग अलग राज्यों के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP गवर्नमेंट की योजना है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गजा कोथा अभियान असम सरकार की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिणी रेलवे के द्वारा भारत में शुरू की गई है। अन्य भाग्य योजना कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, अभी हमने इसकी बात की थी, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। और समर्थ अभियान को हाल ही में मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये स्टेट और सेंट्रल की स्कीम है जिसे आपको याद रखना चाहिए। अब आ जाइए कल के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के नए महासचिव इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। 4th एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीता है। वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। सशस्त्र बल के अस्पताल सेवा की नई महानिदेशक एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। इसके आगे आइए, 37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खुला गया। चिप्स कंपनी लेस के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। और लास्ट देखिए, चर्चित चक्रवाती तूफान हामून जो कि बंगाल की खाड़ी में आया है, इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनका नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।